तो अब कहां से चलेगी? हो ठीक है, ठीक है, चालू हो गई जी। वो क्या, मैं थोड़ा सा खाना खाने लग गया था। मैंने कहा अरे तो थे तो बैठा हो, मैंने कहा बोलना पड़ रही हो लगातार। ठीक है, नॉर्मल क्लास और इस क्लास में बहुत अंतर हो जाता है ना। खाना वाना के अंदर समाहार द्वंद्व समास है। अरे बैठ के ये बड़ा जटिल है। डेली क्लास ले लें, इस क्लास में और उसमें रात दिन का अंतर हो जाता है। कर दे चालू भाई, ठीक है। और एक गड़बड़ और हो गई, स्ट्रीम बंद हो गई यूट्यूब पे ऑनलाइन। तो बच्चे जुड़े हुए थे, वो वापस जुड़ेंगे, वरना तो वो ऐसे 8-9 घंटे की लंबी क्लास कीर्तिमान स्थापित हो जाता। वो टूट गया। ठीक है, अब ग्रेड ग्रेड वाले ही हो आप? कितने हैं रीट वाले? ठीक है, बाकी सारे ग्रेड वाले। ठीक है, अब आपकी इच्छा थी कि मैं समाज के ऊपर कुछ आपको फटाफट बता दूं। समास और संधि तो देखो आप सीख नहीं पाओगे, सुन तो लो। क्यों? हाँ नहीं, मैं बता तो पूरी ही दूंगा, मेरे तो क्या है, लेकिन संधि इतनी जल्दी सीख पाना जो है ना, प्रैक्टिकल नहीं। वही है तो लंबी, स्वर तो 2 मिनट में हो जाए। ठीक है, चलो कोई नहीं, चालू करते हैं ना। सर एक हिंदी की तरह संस्कृत की भी क्लास लगा दो। बाद में बताऊंगा। अरे तो देखते हैं। देखो, जो मेरे खुद से जो हो सकता था, अब तो थोड़ी सी ऊंची है, अति मत बची है। आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5-2 घंटा, घंटे भर मानो। क्योंकि विषय ऐसा है, कल मैं बता रहा था ना, कल जयपुर में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है हमारा। ठीक है, कैंसिल कैसे कर दें? उनके मुख्य अतिथि हम, और हम ही कैंसिल कर दें तो गड़बड़ हो जाए ना। और बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है राजस्थान का, SKIT, उसमें कार्यक्रम है तो जाना है। गला यदि बैठ गया तो वो तो कई दिनों से उनका प्लान है सुनने का। थे तो डेली मान झेलो हो, बे सुनसी थे झेलो हो, अंतर है ना। ना घर का जोगी जोगना, रान गांव का सिद्ध। खैर चलो समास पे बात करते हैं। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, आओ सब बातें करें। समास देखो बहुत बड़ा टॉपिक है। पहले तो मैं बताऊं आपको, क्लास में मैंने जब समास पढ़ाना चालू किया, ऑनलाइन ही पढ़ी होगी वो क्लास है पिछली बार की, 18 घंटे तक समास चलता रहा। 18 क्लासें जो है ना समास की हुई, बहुत विस्तार हो गया, बहुत डेप्थ। अब उसको बेचारे को 18 मिनट में समेटना चुनौतीपूर्ण तो है, लेकिन कोशिश करेंगे। शॉर्ट तो होगा ही ना, ये तो तय बात है। देखो, समास 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 माने संक्षिप्त करना। अब आप मत बोलो, वरना आपकी हल्की सी भी आवाज अब भयंकर इरिटेशन पैदा करेगी। समास मानी संक्षिप्त करना, छोटा करना। शब्दों के पास पास बैठने को समास कहते हैं। समास के शब्द का अर्थ ही क्या है? निकट बैठना। क्या है? निकट बैठना। ठीक है, समास शब्द का अर्थ ही क्या है? निकट बैठना। ठीक है, शब्दों के पास पास बैठने को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। देखो, ये राजा की माता है। 3 शब्द हैं, इनको छोटा करके हमने क्या बना दिया? राजमाता। क्या बना दिया? तो ये जो छोटा करने की प्रक्रिया है ना, इसे क्या कहते हैं? समास। क्या कहते हैं? समास। और ये जो है, ये क्या है? समास विग्रह। क्या है? समास विग्रह। और ये क्या है? सामासिक पद। क्या है? और इसी का नाम क्या है? समस्त पद। क्या नाम है? समस्त।
मतलब विग्रह होने के बाद जो बचता है वो क्या होता है, सामासिक पद या समस्त पद। ठीक है, अब समास और संधि में क्या अंतर है? संधि वर्णों के मेल के कारण होने वाला परिवर्तन है, समास शब्दों के मेल के कारण होने वाला परिवर्तन है। वर्णों के उत्सव को संधि कहते हैं, शब्दों के पर्व को समास कहते हैं। समास शब्दों का त्योहार है और संधि वर्णों का उल्लास है। तो बात करते हैं समास की। देखो, बहुत ज्यादा बातें इसमें करेंगे नहीं, फटाफट आपको मैं बता देता हूं। समास के पद प्रधानता के आधार पर मुख्य तौर पे 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? फोटो में बाद में खींच भी लेना, ठीक है, एक बार केवल समझते रहो। कितने भेद होते हैं भाई? या तो पहला पद प्रधान होता है, या तो पहला, या दूसरा, या फिर दोनों। दोनों मानी उभय, या दोनों पद प्रधान होंगे या फिर दोनों ही प्रधान नहीं होंगे। और जब दोनों ही प्रधान नहीं होंगे तो क्या होगा? अन्य पद। क्या होगा? अन्य। समझ में आ गई बात आपको? ये समास के 4 भेद होते हैं। और जब पहला पद प्रधान होता है तो समास होता अव्ययी भाव। कौन सा समास होता है? बोलो। और जब दोनों पद प्रधान होते हैं तो समास कौन सा होता है? सॉरी, दूसरा पद प्रधान होता है तो तत्पुरुष। दोनों हो तब द्वंद्व, और जब अन्य पद हो तो बहुव्रीहि। बोलो, क्या होता है? बहुव्रीहि। क्या होता है? बहुव्रीहि। समझ में आ गई बात? ठीक है, अब आपके मन में आएगा गुरुजी कर्मधारी और द्विगु रह गए। कर्मधारी और द्विगु दोनों में कौन सा पद प्रधान होता है? दूसरा। अतः वो किसके भेद होते हैं? तत्पुरुष के। किसके भेद होते हैं? तत्पुरुष के। अब आपको जो प्रश्न दिया जाता है उसमें, खासतौर पे रीट में, उसमें गद्यांश में से कोई एक शब्द संभवतः आएगा। भाई 5 ही प्रश्न है, टॉपिक 7-8 है, तो जरूरी नहीं आए भाई। उसी में तत्सम तद्भव देशी विदेशी है, उसी में संज्ञा है, उसी में सर्वनाम, उसी में विशेषण है, उसी में अव्यय है, उसी में संधि, उसी में समास, उसी में उपसर्ग, उसी में प्रत्यय है, उसी में पर्यायवाची विलोम आदि है। तो टॉपिक हो गए 10-12, प्रश्न कितने लेने हैं? 5। तो जरूरी नहीं इसमें से प्रश्न आए ही, ठीक है। लेकिन अपन एक मान्यता मान के चलते हैं कि यार संधि और समास में से तो दे ही देता है जी। एक संज्ञा और विशेषण वाला तो ये तो तय मानो आप, क्योंकि सबसे ज्यादा वही पूछा जाता है। संज्ञा विशेषण वाला तो आप निर्णय कर ही लोगे। अब बात करते हैं समास को पहचानने की। कैसे पहचानोगे? देखो, बड़ा सुंदर तरीका है। अव्ययी भाव समास की बात करें सबसे पहले। सुंदर तो नहीं है, तरीका तो बहुत बड़ा है। अव्ययी भाव समास, पहली बात तो इसका नाम ही क्या है? अव्ययी भाव। अव्यय किसे कहते हैं? जिनके रूप में कोई बदलाव नहीं होता। अब इस अव्ययी भाव समास को मैं नियम के अनुसार नहीं पढ़ा रहा हूं, अभी ये ध्यान रखना है ना। वो वैसे ही जो है ना, तो उसमें हो सकता है व्याकरण की परंपराओं का थोड़ा सा खंडन हो जाए बीच में कहीं कहीं। अपना काम कैसे निकले मैं वो बता रहा हूँ, तो ऑनलाइन वालों को भी ये बात मैं बता दूँ। तो इसमें क्या बताएं आपको, आप इसमें इतना ही ध्यान रखना। मान लीजिए आपको कोई उदाहरण दिया हुआ है, कोई भी उदाहरण दिया कोई भी उदाहरण, और उस उदाहरण का पहला पद आपको उपसर्ग लगे। कौन सा लगे? क्या लगे? तो वहां कौन सा समास है? ये ध्यान रखना। यदि पहला पद क्या दिखे? उपसर्ग। अब उपसर्ग में आप ये ध्यान रखना कौन कौन से उपसर्ग ना हो। कौन कौन से उपसर्ग ना हो? ए, अन, न, ना, सु, कु, सत, कत, है ना? यही होंगे। हाँ, ये उपसर्ग ना हो मोटे तौर पे। हालांकि समास की खिचड़ी में पहली बार ही पका रहा हूं इस तरीके से है, वरना तो विस्तार का खेल होता है ना। अभी आपको एकदम नई चीज लगेगी। ये उपसर्ग ना हो, बस अभी तो टिक लगाना है ना यार, है? ये उपसर्ग ना हो। अब ये उपसर्ग हो तो क्या होगा? सुनो, ये भी मैं बता दूं। यदि ये शुरुआत वाले 5 उपसर्ग होंगे तब समास होगा तत्पुरुष। अब ये बड़ी अटपटी बात लगेगी आपको, लेकिन तत्पुरुष के 7 भेदों में एक भेद होता नए तत्पुरुष। कौन सा होता है? अब नए तत्पुरुष कभी भी विकल्प में नहीं आता, तत्पुरुष लिखा हुआ आएगा, ठीक है।
ये तय मानो आप, क्योंकि कभी पूछते नहीं है ऐसा। लेकिन ये 5 उपसर्ग हो, 5 5 5 नाम भी इसमें शामिल है, ये 5 हो तब तो नहीं तत्पुरुष, और बाकी जो बच गए यदि ये हो तो कर्मधारी है। तो कौन सा होगा? कर्मधारी। समझ में आ गई बात है? सु कु सत कत ये यदि हो तो क्या होगा? कर्मधारी। कौन सा होगा? कर्मधारी। ये बात समझ में आ गई। बाकी कोई भी उपसर्ग आ जाए, समास कौन सा होना है? अविभाव। कौन सा होना है? समझ में आ गई बात? अरे समझ में आ गई? छोटी सी बात यार, अविभाव तो हो गया। कोई भी पद उपसर्ग में आ जाए, पहला पद उपसर्ग हो, इनको छोड़ करके तो समास कौन सा होगा? अविभाव। ठीक है। एक चीज और, यदि शब्द 2 बार लिखा हुआ आ जाए, एक ही शब्द कितनी बार आ जाए? 2 बार, तो भी कौन सा समास होगा? अविभाव। तो भी कौन सा समास होगा? अविभाव। ठीक है। और यदि दूसरे पद में उपरांत, अनुसार, पूर्वक, पार, अर्थ, उत्तर, ये कुछ हो, भाई कोई भी उदाहरण दिया है उसमें सेकंड नंबर पे इनमें से कुछ लिखा हुआ हो, इनमें से कुछ लिखा हुआ हो, तब भी समास कौन सा होगा? अविभाव। कौन सा होगा? अविभाव। समझ गए आप इस बात को? हाँ। यदि पहला पद क्या लिखा हुआ हो? यथा। क्या हो? यथा। तो भी कौन सा समास होगा? अविभाव। कौन सा होगा? अविभाव। अब महाराज लो, अविभाव का कोई उदाहरण गलत नहीं होगा आपका, इसके अलावा कुछ बचता ही नहीं है। अविभाव समास में इतना ही ध्यान रखना है, पहला पद क्या हो? उपसर्ग। एक बार बोल दो, क्या हो? किसको छोड़कर? ए अन ना। यदि ये हो तब तो क्या होगा? तत्पुरुष। सु कु सत कत हो तो कर्मधारी है। ठीक है। सतमानी सद भी हो गए ना। यदि शब्द कितनी बार आए? 2 बार। और यदि द्वितीय पद में क्या हो? उपरांत, अनुसार, पूर्वक, पार, अर्थ, उत्तर, तो भी कौन सा होगा? अविभाव। और यदि पहला पद क्या हो? यथा, तो भी कौन सा समास होगा? अविभाव। कौन सा होगा? अविभाव। लो, जोरदार काम हो गया, अविभाव कंप्लीट हो गया। अब देखो, मान लीजिए मैं आपको उदाहरण दूं, कोई भी उदाहरण दूं। मान लीजिए मैंने ये दिया धड़ाधड़, 2 बार आया ना, अविभाव। क्या है? अविभाव। मैंने कहा सटासट, चटाचट, फटाफट, हाथों हाथ, रातों रात, बीचों बीच, भागम भाग, मारा मारी, लूटम लूट, एक एक, आप बोलो, मंद मंद, 2 2, साप साप, 3 3, धीरे धीरे, 4 4, सब में कौन सा समास है? अविभाव। अब आपको एक कंफ्यूजन हुई होगी सुनकर, गुरुजी 1 1 2 2 3 3 4 4 में ये क्या कर दिया आपने? हमने तो ऐसा सुन रखा कि पहला पद संख्यावाची होता अविभाव। तो वो तो आपने सुन रखा, मैंने थोड़ी सुनाया। मैंने तो ये सुनाया 2 बार है तो वो कोई भी हो, भले संख्यावाची क्यों ना हो, समास कौन सा होना है जी? क्लियर हो गया काम? अब आगे बढ़ते, तत्पुरुष पे चलते। फोटो ले लेना इसकी, बाद में ले लेना, पहले साथ में, बाद में लास्ट में। आप फोटो लोगे वही तो रेस्ट मिलेगा। कौन सा समास है? बोलो। अब देखो, वैसे तो तत्पुरुष समास के 7 भेद होते हैं। कितने? अब वो तो पढ़ पाने संभव नहीं, बहुत जटिल भी हो जाएगा आपके लिए। तत्पुरुष के 7 भेद होते हैं। उनमें से जो सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है वो लुप्त कारक ही होता है। तो आपको कारक चिन्ह याद है क्या? जैसे कर्ता, कर्म, करण के द्वारा संप्रदान, अपादान, संबंध है, अधिकरण, संबोधन है। ओ अरे, तो सुनो, इसमें एक तो कर्ता को छोड़ दो और एक संबोधन को छोड़ दो, कितने बच गए? 6। कितने बच गए? 6। तो मान लीजिए किसी भी शब्द का आप विग्रह से समास बना रहे हो। समास किसे कहते हैं? संक्षिप्तीकरण को। विग्रह वाक्य से सामासिक पद बनाने को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। क्या कहते हैं? समास। तो विग्रह वाक्य से सामासिक पद बनाते समय यदि कर्म कारक से लेकर अधिकरण कारक तक के चिन्हों में से किसी भी कारक के चिन्ह का लोप होता है
तो वहां कौन सा समास होता है? तत्पुरुष। कौन सा होता है? कितने भेद हो गए? 6। ये तत्पुरुष के पहले भेद के उपभेद हैं। कितने भेद हो गए? 6। अब जिस कारक के चिन्ह का लोप होगा उस कारक का नाम तत्पुरुष समास से पहले लिख दिया जाए। जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे मैंने लिखा मुंह को तोड़ने वाला। बोलो बोलो, मुंह तोड़। क्या बना? किसका लोप हुआ? को किसका चिन्ह है? कर्म का। किसका चिन्ह है? समास का क्या नाम हुआ? बोलो तो, क्या नाम हुआ? अब जैसे मान लीजिए मैंने लिखा गुण से युक्त। बोलो तो अजी, क्या बना? क्या बना? किसका लोप हुआ? से का। से किसका चिन्ह है? करण का। क्या नाम हो गया? बोलो तो। जैसे मैंने लिखा रसोई के लिए घर। बोलो क्या बना? क्या बना? तो समास का नाम क्या हो गया? संप्रदान तत्पुरुष। के लिए किसका चिन्ह है? संप्रदान का। मैंने लिखा पथ से भ्रष्ट। बोलो क्या बना? क्या बना? से किसका चिन्ह है? अपादान का। अलग हो रहा है ना पथ से, तो कौन सा समास हो गया? अपादान तत्पुरुष। पहला ही उदाहरण हमने लिया था राजा की माता। क्या बना? किसका लोप हुआ? की का। समास का नाम क्या हुआ? संबंध तत्पुरुष। कौन सा हो गया? संबंध तत्पुरुष। और अब मैंने लिखा वन में वास। क्या बना? वनवास। अब क्या नाम हो गया? अधिकरण तत्पुरुष। क्या हो गया? समझ में आ गई? इतनी सी बात। जिस कारक के चिन्ह का लोप हो उस कारक का नाम तत्पुरुष समास से पहले लिख देते हैं। तो आपको तो अमूमन भेद भी नहीं पूछा जाता, प्राय भेद नहीं पूछा जाता, प्राय यही पूछा जाता निम्न में से तत्पुरुष समास किसमें है। तो जिसमें आपको लगे बीच में कोई कारक चिन्ह आ सकता है वहां कौन सा समास होता है? तत्पुरुष। कौन सा समास होता है? तत्पुरुष। क्लियर हो गई बात? ठीक है, ये आपके तत्पुरुष समास हो गए। कर्ता को छोड़ दिया और जिस कारक के चिन्ह का लोप होगा उस कारक का नाम तत्पुरुष समास से पहले लिखा जाएगा। ठीक है। हाँ, अब इसके सैकड़ों उदाहरण हो सकते हैं, उदाहरणों के बिना अंडरस्टैंडिंग भी नहीं बनती, लेकिन मोटे मोटे तौर पे कंसेप्ट ये है। ठीक है, अब आपको पहचान कैसे करनी? पहचान में विकल्प तो 4 ही रहने हैं। विकल्प तो 4 रहने हैं, तो एक एक को काटते जाओ यार। है अवयवी भाव की तो मैंने पूरी पहचान लिखा दी, अवयवी भाव में कुछ नहीं बचा, उसको बांध लिया अपन ने। तो आप उसमें से यदि कोई सा विकल्प अवयवी भाव है तो पहले तो उसको काटो, उसको काटो। क्या हुआ? ठीक है। और यदि फिर मान लो उसमें दोनों पद प्रधान है, 4 विकल्पों में कोई सा तो रहेगा ना। दोनों पद प्रधान है तो क्या होगा? द्वंद्व होगा। पहले एक बार पढ़ लेते हैं, है ना। ठीक है। पहला पद संख्यावाची होगा तो क्या होगा? द्विगु होगा, उसको काटो। केवल पहला पद, दोनों पद नहीं, एक ही पद, तब क्या है? द्विगु। तो ऐसे 2-3 को काट दिया। ठीक है, तो उत्तर तक ऐसे भी पहुंचना चाहिए, तरीका होता है। भाई मान लीजिए 6 है, 6 में से आपको 2 या 3 पूरे आते हैं तो आप उत्तर करके आ सकते हैं। समझ रहे? अविभाव की हमने हर कंडीशंस को बांध लिया, तो एक डिसीजन तो आपका 3 में से 4 में से एक के बारे में तो पक्का जाएगा, ये है या ये नहीं है। ठीक है। द्विगु के बारे में बड़ी सरल अवधारणा है। यदि पहला पद संख्यावाची दिखे, मोटे तौर पे व्याख्याएं तो इसकी बहुत लंबी होती द्विगु में, लेकिन पहला पद संख्यावाची दिखे तो क्या होता है? द्विगु होता है। तो द्विगु के बारे में डिसीजन कंफर्म जाएगा। ठीक है, जाएगा कि नहीं जाएगा? तो 4 में से 2 जो है उनका तो निर्णय हो गया, 2 का तो निर्णय हो ही गया। बहुरी समास जो होता है उसमें हमेशा कोई तीसरा अर्थ निकलता है। तीसरे अर्थ का मतलब क्या होता है आप समझो। मान लीजिए कोई भी शब्द दिया हुआ है, समझना, कोई भी शब्द दिया हुआ, कोई भी शब्द दिया हुआ, और उस शब्द का शाब्दिक अर्थ तो कुछ और है लेकिन अन्य अर्थ कुछ और है। मतलब है, मैं ऐसे समझाऊं, ऐसे नहीं समझोगे आप। मैंने एक शब्द लिखा चारपाई। क्या लिखा? चारपाई। शब्द का अर्थ बताओ मुझे, शब्दार्थ बताओ। 4 है पैर जिसके। क्या होगा? 4 है पैर जिसके। अब महाराज आपके घर कोई मेहमान आए, उन्होंने कहा, पिताजी ने कहा कि अंकल जी आए हैं, चारपाई लेके आओ। आप कुर्सी उठा लाओ, आप बकरी खोल लाओ। कुर्सी के भी पैर कितने, बकरी के भी कितने?
तो मेहमान आपकी सगाई कैंसिल कर देगा। उसको समझ में आ जाएगा बालक को बहुरी समास का ज्ञान है। क्लियर हो गई ना बात? देखो समास आपके घर तक बैठा है, क्योंकि चारपाई शब्द सुनते हैं हमारे माथे में क्या आता है? पलंग, खाट जिसको हम कहते हैं। तो मुझे बताओ, चारपाई का अर्थ जो आपने खाट या पलंग लिया, ये शब्द का अर्थ था या समाज का अर्थ था? बोलो, समाज का। क्योंकि चारपाई का मतलब तो इतना ही है, चार पैर जिनके, ये जितने भी स्टूल पड़ी है सब में चार ही है जी। बोलोगे चारपाई? जबकि चारपाई शब्द तो केवल इतना कह रहा, वो खाट के लिए नहीं कह रहा। चारपाई शब्द तो दो ही पद कह रहा है, एक तो चार, एक पाए, जिसके भी पाए चार है। सब जानवरों के अमूमन चार ही होते हैं। बोलोगे चारपाई? नहीं ना। चारपाई किसको बोलते? पलंग को। तो जहां ऐसे शब्द का अर्थ तो जीरो हो जाए, अब परिभाषा सुनना, बहुरी समास में जहां शब्द का अर्थ क्या हो जाए? जीरो। क्या हो जाए? जीरो। और कोई अन्य अर्थ निकले, कोई अन्य अर्थ का मतलब समाज में फेमस अर्थ निकले, वहां कौन सा समास होता है? बहुब्री। कौन सा समास होता है? बहुब्री। जैसे चारपाई के अलावा मैंने एक उदाहरण लिखा, चौपाया। क्या लिखा? और एक लिखा चौपाई। ठीक है। अब चौपाया का अर्थ भी चार पैर है और चौपाई का मतलब भी चार पाए हैं, लेकिन तीनों अलग अलग चीजें हैं। चारपाई खाट को, चौपाया पशुओं को, और चौपाई एक छंद होता है ना छंद, मंगल भवन अमंगलहारी द्रवंशो दशरथ अजीर बिहारी दीन दयाल विरद संभारी हरहु नाथ मम संकट मारी। है ये चौपाई है ना? है तो जबकि तीनों का अर्थ तो एक ही है। शब्द तीनों शब्दों का अर्थ तो सेम ही है, लेकिन समाज में तीनों ही शब्द अलग अलग अर्थों में फेमस है। जब कोई शब्द किसी एक अर्थ में फेमस हो जाए, वहां कौन सा समास होता है? जबकि तीनों में ही पहला पद संख्यावाची भी है, लेकिन अर्थ तीसरा आ गया ना, तो कौन सा समास हो गया? बहुब्री। जैसे मान लीजिए, मैंने एक उदाहरण लिखा, मैं समझाऊं आपको। क्या लिखा? बोलो। गिरिधर शब्द का अर्थ बोलो। गिरि को धारण करने वाला। गिरि मानी पर्वत। कौन? क्यों? हनुमान जी ने पर्वत नहीं उठाया। गिरिधर शब्द में कहीं कृष्ण लिखा हुआ है? भगवान विष्णु ने कुर्म अवतार में मदिराचल नहीं उठाया, रावण ने कैलाश नहीं उठाया। तो गिरिधर का अर्थ तो फिर ये भी होने चाहिए, शब्द के अनुसार तो होने चाहिए। भाई शब्द में तो दो ही बात है, पर्वत उठाने, तो पर्वत तो इन चारों ने उठाया। लेकिन हमारे समाज में गिरिधर शब्द कृष्ण के लिए फेमस हो गया। तो जो शब्द किसी एक के लिए फेमस हो जाए, वहां कौन सा समास है? बोलो कौन सा है? अरे हनुमान जी तो महाराज यहां से द्रोणगिरी को लेकर के लंका गए, फिर वापस छोड़ने हो रहा है। ठीक है, तो कितनी लंबी यात्रा, कृष्ण जी तो एक ही जगह खड़े रहे। ठीक है, तो गिरिधर पर हनुमान जी को क्यों नहीं कहा जाता? समाज में ये शब्द कृष्ण के लिए प्रसिद्ध हो गया, रूढ़ हो गया, परंपरा में चल पड़ा, इसलिए गिरिधर शब्द में कौन सा समास है? बोलो, अब समझ में आयो? अरे समझ में आयो? आणो तो पड़सी बाया। क्या लिखा मैंने? चौमासा। चौमासा शब्द का अर्थ बोलो। 4 महीनों का समूह। किसको कहते हो? वर्षा ऋतु को। किसको कहते हो? कहां लिखा हुआ इसमें वर्षा ऋतु? इसमें तो दो बातें हैं, एक तो 4, एक महीने। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल को चौमासा बोलोगे? चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ को बोलोगे? नहीं, क्योंकि चौमासा शब्द समाज में वर्षा काल के लिए प्रसिद्ध हो गया। तो जो शब्द किसी एक अर्थ में प्रसिद्ध हो जाए, वहां कौन सा समास होता? बहुब्री। कौन सा होता है? अब बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? आया ना? जैसे मान लीजिए मैंने एक उदाहरण लिखा, नवरात्र। क्या लिखा? अर्थ बोलो। नवरात्रियों का। अब आज है क्या वार है? बुधवार। तो अगले बुध गुरु शुक्र तक, मान लो शुक्र तक नवरात्रियां हो जाएंगी। है, बोलोगे नवरात्र? मतलब आपको नवरात्रियों से लेना देना ही। ये नवरात्र शब्द माँ दुर्गा की आराधना के पर्व का नाम है। उसमें कई बार 8 रात्रियां भी होती है, कई बार 10 रात्रियां भी होती है, नाम नवरात्रि रहता है। मतलब वहां शब्द का अर्थ मायने, वहां तो समाज में जो फेमस हो गया वो मायने रख रहा है, इसलिए नवरात्र में कौन सा समास हुआ है? बहुब्री। अब बोलो, बहुब्री समझ में आया कि नहीं आया? अरे आया कि नहीं आया? जैसे मान लीजिए मैंने एक शब्द लिखा, बंसीधर। विग्रह बोलो। बंसी को धारण करने कौन? क्यों भाई? भारत में बहुत बांसुरी वादक है। हरि प्रसाद चौरसिया को पद्मश्री मिल गया बांसुरी बजाते बजाते।
बोलोगे बंसीधर? नहीं, क्योंकि बंसीधर शब्द समाज में भगवान कृष्ण के लिए प्रसिद्ध हो गया, फेमस हो गया, और जो फेमस हो जाए वहां कौन सा समास होगा? अब बोलो समझ में आ गया? अब इनमें जिनमें पहला पद संख्यावाची उन सब में द्विगु है, कायदे से द्विगु है, लेकिन दोनों आ जाए तो क्या है? बहुरी। समझ में आ गई बात? यदि बहुरी विकल्प में ना हो तो जितने में संख्यावाची वाले सब में क्या है? द्विगु। क्योंकि शब्द का जन्म तो द्विगु से हुआ है, अर्थ के आधार पर कहां चला गया? बहुरी। अब मान लीजिए मैंने बोला तिरंगा, 3 रंगों का समूह है, बोर्ड पे 2 तो है, एक और लगा तो तिरंगा थोड़ी ना बोल देंगे। तिरंगा हमारे राष्ट्र ध्वज को कहते हैं, समझ रहे? और वहां वो तिरंगा शब्द समाज में भारत के राष्ट्र ध्वज के लिए प्रसिद्ध है, समझ रहे? जबकि उसमें केवल 3 रंग ही थोड़ी होते, बीच में अशोक चक्र भी होता, समझ रहे? उन रंगों का भी सीक्वेंस होता है, ऐसे मनमर्जी से थोड़ी हो सकते हैं। मतलब है वहां शाब्दिक अर्थ महत्वपूर्ण नहीं है, वहां समाज प्रचलित अर्थ महत्वपूर्ण है, और जहां समाज प्रचलित अर्थ महत्वपूर्ण हो कौन सा समास होता है? बहुरी। अब बताओ बहुरी के बारे में कंसेप्ट क्लियर है कि नहीं है? निर्णय ले सकते हो, अविभाव के बारे में डिसीजन ले सकते हो, द्विगु के बारे में डिसीजन ले सकते हो। भाई जहां पहला पद संख्यावाची हो वहां क्या है? द्विगु। ये जितने भी शब्द लिखे मैंने, तिरंगा, चौमासा, चारपाई, सब में द्विगु है। ये तो अर्थ तीसरा आ गया तो कहां आ गए? बहुरी। अर्थ तीसरा आ गया तो कहां आ गए? बहुरी में। ठीक है, पहला पद संख्यावाची हो, जैसे मैंने कहा दुपट्टा, 2 पट्टों का समूह है, क्या हो गया? द्विगु हो गया है। मैंने कहा तिराहा, 3 राहों का, ऐसा नहीं होता, 3 राहों का संगम, ये गलत पढ़ाते हैं, समूह है, समूह, किताबों वाले भी छाप देते हैं बावड़पण में। है तिरंगा 3 राहों के समूह को बोलते हैं या संगम को बोलते हैं? सच बताओ। बोलते तो संगम को ही है ना, जहां 3 राहें आकर मिलती हो, लेकिन वो लोगों की आदत पड़ी हुई समूह शब्द चिपका देते हैं, किताबों वालों ने भी चिपका रखा है, समझ रहे हैं आप? मैंने बोला चौराहा, 4 राहों का संगम, 4 राहों का संगम। तो जहां भी पहला पद संख्यावाची हो वहां कौन सा समास होगा? देखो, तो आप 6 में से 3 समास के बारे में कंफर्म निर्णय ले सकते हैं। अब एक तो अविभाव के बारे में, दूसरा द्विगु के बारे में, और तीसरा बहुरी। अब 4 ही आएंगे विकल्प। तो विकल्प कितने आएंगे? 4। 4 है देने के लिए, कितने अगले के पास? 6। 6 में से कितने पढ़ लिए? 3। बच गए कितने? 3। ठीक, बच गए 3 और बच गए, तो उनके बारे में 2 के बारे में और धारणा कर लेते हैं, तो फिर गड़बड़ होगा नहीं, चिंता करने की जरूरत है ही नहीं। एक कौन सा होता है? द्वंद्व तो बेचारा बहुत सरल है जी। 2 पद आ जाए, कितने पद आ जाए? दोनों बराबर क्यों हो तो कौन सा समास होगा? कौन सा समास होगा? द्वंद्व। जैसे मैं आपको उदाहरण से बता दूं, जैसे मैंने कहा दूध रोटी, दूध और, जैसे मैंने कहा धनुर्बाण, धनुष और, जैसे मैंने कहा धनी मानी, धनी और, दोनों अलग अलग पद है ना, दोनों का बराबर अर्थ आ रहा ना। ठीक है, जैसे मैंने कहा माता पिता, बोलो तो। मैंने कहा देश विदेश, देश और, ऐसे शब्द जहां दोनों पद प्रधान हो वहां कौन सा समास होगा? द्वंद्व का अर्थ ही क्या होता है? जोड़ा। क्या होता है? जोड़ा। इसमें ऐसे शब्द भी होते हैं कि जब 2 शब्द ही पूरे किसी ग्रुप का बोध करवा दे। जैसे मान लीजिए किसी ने कहा चाय पानी, क्या कहा? तो चाय पानी शब्द केवल चाय पानी 2 का ही बोध करवा रहा है क्या? किसका करवा रहा है? पूरे के पूरे पेय पदार्थों के समूह का। अरे भाई आपके घर कोई मेहमान आए, पिताजी ने कहा बेटा अंकल जी आए चाय पानी लाओ, तो चाय पानी का मतलब चाय और पानी 2 ही चीजें थोड़ी है, चाय पानी आदि। उसमें रुआबजा वाली ठंडाई भी शामिल है यदि आप लाओ तो, उसमें छाछ भी शामिल है, लस्सी भी है, उसमें कॉफी भी है, समझ रहे? चाय पानी आदि। अरे जैसे कोई कहे अरे भैया तेरा जीवन कैसा चल रहा है? अरे भगवान की दया से दाल रोटी का काम चल रहा है, केवल दाल और रोटी 2 ही चीजों का चल रहा है, मोबाइल में रिचार्ज नहीं चाहिए, गाड़ी में पेट्रोल नहीं चाहिए, समझ रहे हैं आप इस बात को? चाय नहीं पीता वो, ठीक है, मकान का भाड़ा दिन नहीं देता वो, किस्त नहीं चुकाता वो। दाल रोटी जीवन यापन की तमाम सामग्रियों का सूचक है कि नहीं है? तो यहाँ केवल दाल और रोटी नहीं, दाल रोटी आदि, दाल रोटी। जैसे कोई कहे यार भूल चूक तो होती रहती है, भूल चूक आदि। लेन देन तो जीवन भर चलता रहता है, लेन देन आदि। अरे भैया भूख लगी है, कोई साग पात बना है तो ला दो, साग पात आदि। अरे तू खेत खलिहान को संभाला कर, खेत खलिहान आदि है। उसने मुझे बहुत भला बुरा सुनाया, भला बुरा आदि है। अरे ननिहाल जाके आया है, कोई कुर्ता टोपी लाया है, कुर्ता टोपी आदि
है, क्यों घर द्वार भटकता फिरता रहता है, घर द्वार आदि है। किसी ने कहा अरे यार कोई चाय वाय तो पिलाओ कम से कम, तो चाय आदि वाय तो कछु होवे ना है, होता थोड़ी है। तो एक शब्द सार्थक हो एक शब्द निरर्थक हो तब भी क्या होगा, द्वंद्व। अरे भाई चाय वाय सुनकर के भी आप वही अर्थ ग्रहण करोगे जो चाय पानी से ले रहे हो। अरे किसी ने कहा यार तेरी नौकरी लग गई, पार्टी वार्टी दे दे, पार्टी आदि, कोई पान वान ही खिला दे, पान आदि। पान वान का मतलब जरूरी थोड़ी पान तानसेन भी चलेगी पान आदि, समझ में आ गई? ठीक है, तो ये कौन सा समास है, द्वंद्व है। कौन सा समास है? अब बताओ द्वंद्व के बारे में डिसीजन हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है कि नहीं हो सकता? तो 6 में से 4 के बारे में कंफर्म डिसीजन कर सकते हो, फिर चिंता क्या, उत्तर तो हो जाएगा। कर्मधारी थोड़ी देर पहले मैंने बताया ही था, क्या? विशेषण विशेष्य और उपमान उपमेय का जोड़ा। ओ देवी देवता सुन लो, बातें ना करो यार, ठीक है? कर्मधारय में क्या आएगा? विशेषण विशेष्य उपमान उपमेय, इनका जब जोड़ा होगा तो कौन सा समास होगा? कर्मधारय। कौन सा होगा? कर्मधारय। तत्पुरुष मैंने आपको बता ही दिया। अब बताओ समास का प्रश्न गलत करोगे? अब मैं आपसे पूछ लेता हूं, देखें, पक्का? प्रभु प्रभु की जय हो। मैं आपसे 2-4 प्रश्न पूछ लेता हूं। समास क्या? जो पढ़े हुए हैं रीट वाले आप चुप रहना यार, मुझे इन ग्रेड वालों की बड़ी चिंता है। हाँ, इनकी रीट पास होनी चाहिए, आपकी तो हो ही जाएगी। हैं? मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूं, ठीक है? मैंने 10 उदाहरण लिखे भाइयों, और विकल्प वाले तरीके से नहीं, मैं डायरेक्ट पूछ रहा हूं। पहला उदाहरण भरपेट, कौन सा समास है? अव्ययी भाव। कौन सा समास है? भर उपसर्ग होता है, भरपेट, भरसक, भरपूर, भरमार, भरपाई, ठीक है, अव्ययी भाव। तुलसी कृत, तुलसी के द्वारा कृत, तुलसी कृत में तुलसी के द्वारा कृत, कौन सा है? तत्पुरुष। कृष्ण सर्प, कृष्ण मानी काला है, तो क्या हो गया? कर्मधारी। कौन सा हो गया? कर्मधारी। षड ऋतु, 6 ऋतुओं का समूह, क्या हो गया? द्विगु है। आज कल जोड़ा है, आज या कल, क्या हो गया? द्वंद्व है। वीणा पाणी, बहुव्री, क्या हो गया? कंसारी। बोलो, अब कोई कहे गुरुजी कंसारी का तो पता ही नहीं चला। तो सुनो, अब ऐसे देखो, कंसारी कंस प्लस अरी से बना, अरी मानी शत्रु, कंस के शत्रु है जो कौन है? कृष्ण। अब छोड़िए, तरीका देखिए, कंसारी में अविभाव है, पहला पद उपसर्ग है, पद की पुनरावृत्ति है, शुरुआत में यथा है, अंत में पूर्वक अनुसार अर्थ आदि है, तो अविभाव तो ठीक है। फिर हमारे द्विगु पे द्विगु है, संख्यावाची है, द्वंद्व जोड़े हैं नहीं है, कर्मधारी विशेषण विशेष्य है, उपमान उपमेय है, तो फिर बाद में बच गया कौन सा? बहुरी, वो अपने आप ही है। ये तरीका होता उत्तर तक जाने का है। अब आगे देखो, महापुरुष, विग्रह बोलो, महान है जो पुरुष, पुरुष कैसा है? महान, विशेषण विशेष्य है, क्या हो गया? कर्मधारी। इधर क्या है? सद्बुद्धि, अच्छी है जो, क्या हो गया? कर्मधारी। मैंने कुछ लिखवाया था ना, सत्य कत है, क्या होगा? कर्मधारी होगा। आगे क्या लिखा? ईश्वर प्रदत्त, विग्रह बोलो,
भाई जरूरी नहीं अपना सही आए, अपने इसका मतलब समझ रहे ईश्वर के द्वारा प्रदत्त, के द्वारा तत्पुरुष क्या हो गया। अब मान लीजिए अपने को नहीं पता तत्पुरुष है, मुझे बताओ इसका कोई तीसरा अर्थ निकलता है। बहुरी तो दो का जोड़ा है, द्वंद्व तो पहला पद संख्यावाची है क्या, विशेषण विशेष्य का जोड़ा है, पहला पद उपसर्ग है, तो बच गया कौन सा, तत्पुरुष, वो अपने आप ही है। अपन ने तो 6 में से 1 को छांटा, वहां कितने में से छांटना, 4 में। तो बताओ ये 10 में से 10 के प्रति मन में कितने लोगों के सही अंडरस्टैंडिंग आ गई थी, हाथ खड़ा करो। इतने लोगों के 9 प्रश्नों के उत्तर किन के माथे में एकदम सही आ गए थे, ठीक है। 8 के, ठीक है, तो ठीक है, हो जाएगा। 5-7 और पूछूं, मैं और पूछ लेता हूं, अपने पास कोई वो थोड़ी है ना। बताओ तारों भरी, एक बार इसका विग्रह टूटा फूटा करने की कोशिश करो। तारों से क्या है जी, तत्पुरुष कौन सा है, शोकाकुल, शोक से आकुल मानी दुखी, तो क्या हो गया तत्पुरुष। यथा शीघ्र अविभाव है ना, शीघ्र। और अनुर्वर, 5 उपसर्ग छांटे थे मैंने, ए अन न ना, वहां क्या होगा तत्पुरुष, क्या होगा, तो कौन सा समास होगा, तत्पुरुष। कौन सा समास होगा, तत्पुरुष। और इतना जटिल शब्द आपको मिलना ही नहीं है, कारण गद्यांश में प्रश्न देने की सरलता होती, रीट का पेपर बनाने में, हमारे जो टेस्ट पेपर बनाते हैं ना, उसमें सबसे ज्यादा बुखार चढ़ती है, कारण एक ही गद्यांश में से हर प्रकार के प्रश्नों को ढूंढना बड़ा जटिल हो जाता है। प्रश्न पत्र के स्टैंडर्ड को भी बनाना, महत्वपूर्ण टॉपिक्स को भी लेना है, वरना ये पेपर आपका जटिल कब हो जाता, जब ये आ जाए निम्न में से चारों जोड़ों में से कौन सा जोड़ा समास का सही है और कौन सा गलत है 4-4 के जोड़े दे देते हैं, एक प्रश्न एक होता 16 आते हैं, आपको नहीं दे सकते, रीट में नहीं दे सकते, क्योंकि संभव ही। क्लियर हो गई बात। अब बताओ समास का डिसीजन कर लोगे कि नहीं कर लोगे, ठीक कर लोगे। वैसे आज समास के टॉपिक का अपन ने जो नाश किया है ना समास ने भी नहीं सोचा होगा, ठीक है। फोटो खींचो, फोटो खींचो, बीच में से, इस कैमरे के सामने से नहीं, खींचो फोटो। अविभाव वाली फोटो सबसे महत्वपूर्ण है। तत्पुरुष, आगे बढ़ जाऊं, पीछे वाले, हाँ तुरंत फोटो खींचो महाराज। आगे बढ़ जाऊं, आगे, अरे भाई ये बार बार एक मैसेज आया ऑनलाइन पे नंदू सिहाग का कि गुरुजी वहां मेरा दोस्त प्रदीप बैठा है, उसके चश्मा है, फोन नहीं उठा रहा, मेरी बैग ले आया रूम से, उसमें मेरा चश्मा है। भाई ऐसा आ रहा है, देख लेना, मुझे नहीं पता है ये तो क्या, इनकी तो क्या खींचोगे, इनमें तो समाज का नाम तो लिखा हुआ नहीं है। अब बताओ, अब छोड़ दें, एक संधि का उत्तर बताने का तरीका बता दूं आपको।
सीधा ऐसे ही नाश करते हैं थोड़ा सा, अरे ना। देखो संधि 3 होती है, संधि कितनी होती है? 3। देखो संधि को बहुत कम समय में सीख पाना संभव है। मैं तो कम से कम 20 घंटे तक संधि की क्लास लेते हैं हम तो, तब जाकर के कोई विद्यार्थी कर पाते हैं। और इसमें नियम इतने हैं कि उनको एक एक को बताओ तो 3-4 घंटे चल लग जाए। ठीक है, स्वर व्यंजन और विसर्ग। देखो स्वर संधि के होते हैं भेद 5। कितने होते हैं? 5। एक तो कौन सी संधि होती है? दीर्घ। बोलो मत भाई, कौन सी संधि है? कौन सी? दीर्घ। ए आ का, ए आ के साथ मेल हो तो क्या बनता है? ई का, ई के साथ मेल हो तो क्या बनता है? ऊ का, ऊ के साथ मेल हो तो क्या बनता है? ऊ। ये कौन सी संधि है? दीर्घ। कौन सी है? दीर्घ। फिर एक संधि होती है यण। ई, ऊ और री के बाद असमान स्वर आए तो ई का, ऊ का, री का, ये कौन सी संधि है? यण। फिर एक संधि अयादि। ए आई ओ औ के बाद कोई भी स्वर हो तो ए का, आई का, ओ का और अव का, तो कौन सी संधि होगी? अयादि। बोलो कौन सी होगी? अयादि। कौन सी होगी? अयादि। कौन सी संधि होगी? अयादि संधि। ठीक है। फिर बाद में एक होती है गुण। ए आ का, ई के साथ मेल हो तो क्या बनता है? ए। ऊ के साथ मेल हो तो बोलो, और ई री के साथ मेल हो तो अर। ये कौन सी होती है? गुण। एक होती वृद्धि। ए आ का, ए आई के साथ मेल हो तो क्या बनेगा? आई। ओ औ के साथ मेल होगा तो क्या बनेगा? औ। बोलो औ। बस इसके 2 के ही उदाहरण चलते हैं। कौन सी संधि होती है? वृद्धि। कौन सी संधि होती है? वृद्धि। ये स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? 5। कितने भेद होते हैं? 5। लेकिन महाराज इनमें बहुत सारे अपवाद भी होते हैं। संधि को बिना अभ्यास के सीख पाना थोड़ा सा संभव है, ये अभ्यासात्मक विषय है। अब देखो मोटे मोटे तौर पे जो बच्चे पहली बार ही देख रहे हैं तो ये 5 नियम उनको ध्यान में रहे। अब किसी भी संधि में विसर्ग आ जाए, क्या आ जाए? तो विसर्ग यदि तोड़ के दे दे तो आप उसका क्योंकि आपके रीट में सरल होता है प्रश्न यही पूछ लेते हैं कि इनमें से विसर्ग संधि का उदाहरण कौन सा है, ऐसा ही पूछ लेते हैं। तो बहुत सरल हो तब तो आप कर सकते बिना पढ़े। जो पढ़े हुए हैं बाकी तो वो ही कर पाएंगे। संधि का प्रश्न ऐसे सोल्व हो पाना संभव है नहीं है, ये तय मान लो। ठीक है, क्योंकि संधि थोड़ी सी टिपिकल पड़ती है। टिपिकल तो नहीं, हमें तो सबसे अच्छी लगती है बेचारी, 20 दिन तक पढ़ाते रहते हैं हम इसे। ठीक है, तब जाके बच्चे में निपुणता आती है। समास रही है तो क्या फिर भी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग। संधि में तो नियम है। अब व्यंजन के मैं नियम लिखवाता हूँ 11 और 1 12 तो 14 नियम, और वही 8-9 नियम किसके हैं? विसर्ग के। फिर उनमें से अपवाद है, तो संधि को ऐसे शायद समेट अपन नहीं पाएंगे। ठीक है, तो सुनो, संज्ञा हो गई, सर्वनाम हो गया, और जरूरी नहीं संधि का प्रश्न आए, ये और बता दूं। हाँ, तो वो नियम ऐसा संभव नहीं है। अब सुनो, 1-2 मिनट और ध्यान से सुनो। संज्ञा हो गई, सर्वनाम हो गया, विशेषण पूरा पढ़ा हमने, क्रिया विशेषण पूरा पढ़ा है, संबंध बोधक, समुचय बोधक, विस्मयादि बोधक, निपात उसको बुला ले, क्या निपात। फिर हमने वाक्य विचार की पूरे 5 नंबर का कंटेंट हमने पढ़ा है। ठीक है, लिंग वाला प्रश्न सही करने का जो एक अद्भुत तरीका निकला, काल पूरा का पूरा टॉपिक पढ़ा है। समझ रहे हैं आप इस बात को? ठीक है, शिक्षा शास्त्र के अंदर भी हमने बहुत सारी विधियां तो पढ़ी हैं, हालांकि बहुत सारी शेष भी हैं, लेकिन बहुत सारी पढ़ी भी हैं। ठीक है, तो मैं मानता हूं कि आपका जो 30 में से जो है ना 5 नंबर का कंटेंट तो हमने छेड़ा ही नहीं, मूल्यांकन वाला। 25 नंबर में से हमने 20 नंबर के कंटेंट को छेड़ा है। समझ रहे हैं आप इस बात को? ठीक है, 20 का कारण मान लीजिए कोई याद करने वाला आ जाए तो वो तो अपना थोड़ी है, वो तो याद होगा तो ही होगा,
लेकिन मैं मानता हूं अब जैसे संज्ञा, विशेषण, वाक्य विचार के टॉपिक, इनको आप थोड़ा सा ध्यान से इसके आधार पे करेंगे तो आपका काम बन जाएगा, ठीक है। और बाकी तो आपको बुकलेट्स वगैरह तो दी हुई है। अब महाराज एक दिन में हाथों हाथ, क्यों आज मैं थक ज्यादा ही गया हूं, थोड़ा सा गला बैठ गया, फिर कल नहीं बोला जाएगा मेरे से, ठीक है। तो विषय ये है कि आप सबको बहुत सारी तो शुभकामनाएं, पूरी कॉन्फिडेंस के साथ परीक्षा देना है, ठीक है। और 4 लाइन सुनाई देते हैं आपको, हैं? उच्चारण स्थान है ही नहीं, आपके आते नहीं आते, उच्चारण स्थान का कोई टॉपिक नहीं आता, ठीक। प्रभु विराज जाओ, देखें, हाँ ठीक है। मैं बोलूंगा, जो मेरे हाथ में था वो मैंने कर दिया, जो खुद तक सीमित था, ठीक है। सीमित मतलब कि भाई ये जो किया इसमें तो हमारा व्यक्तिगत तपस्या हो रही थी, है, तो ये तो मैंने जो वादा किया था आपको इसी कमरे में तो किया था, ठीक है, तो मैंने निभा दिया, ठीक है। दूसरा वादा आपको छुट्टी का किया था, वो भी निभा दिया, ठीक है। तो वो देखो उस कारण है, मैं कह दूंगा, ठीक है, लेकिन वो उसके लिए जो भी है सुबह से शाम तक ये जो तपस्या है ना, ठीक है, इसके लिए किसी को प्रेशराइज, गुरुजी को मैं बोलता हूं, उन्होंने ले ली क्लास है, संस्कृत की तो हो गई, संस्कृत की तो हो गई थी, साइको की भी हो गई, जिष्ट की कक्षाएं हुई है ना, ठीक है। तो सुनो, मैं कहूंगा और संभवतः जो है ना आपकी जो है एक साइको की तो जो है एक वो क्या मैराथन जो है वो हम ऑनलाइन करवा देंगे 23-24 तारीख तक, ठीक है। संस्कृत में एक जटिलता है, वो ऐसे करवा देंगे जैसे मान लीजिए संभव हुआ था ना, शाम को 7 से रात को 11 बजे तक ऑनलाइन चालू करवा देंगे, तो अपने घर पे ही बैठ के आप पढ़ लेना। संस्कृत में एक चुनौती है महाराज, संस्कृत को ऐसे जो है ना शीघ्रता के साथ एक दिन में कंप्लीट कर पाना थोड़ा सा असंभव सा काम है, और गुरुजी की कक्षाएं हो भी गई है, जिस्ट में हो गई है, मुझे पता, जेपी सर के नहीं हुई, फिर भी मैं रखूंगा ये बात, संभव हुआ और गुरुजी यहां उपलब्ध रहे, क्योंकि छुट्टियां हो गई, बहुत से लोग चले भी गए हैं, ठीक है। अब हम तो आपको छोड़ के जाए कहां, ठीक है। तो मान लो गुरुजी नहीं गए, यदि यही है तो मैं व्यक्तिगत तौर पे कहूंगा आपकी संस्कृत की क्लास के लिए, मैं कहूंगा जरूर, संभव हुआ तो करवा देंगे। साइको की हो ही जाएगी ये तय मानिए, हिंदी की हो ही गई, और ये बात मैं आपको दीपावली पे कह के गया था। आप यदि ऑनलाइन वो 28-30 कक्षाएं देख लेते तो फिर मुझे आज ये नहीं करना पड़ता। मैं यहाँ 300-400 प्रश्नों की जो स्लाइड लाया था वो लगाते, प्रश्न सोल्व करते करते अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करते। लेकिन अब ये ग्रेड वाले बच्चों का तो कंसेप्ट क्लियर न था, और कंसेप्ट को इतने विस्तार कंसेप्ट को ऐसे मिनिमाइज करना इतना भी सरल नहीं होता है। लेकिन काम चलाऊ काम, ठीक है, काम चलाऊ क्या, इस विषय आपके ठीक हो जाएंगे, ये तो मुझे भरोसा है, ठीक है। तो अब 4 पंक्तियां आपको सुना देते हैं क्या? ठीक है, अब वो पंक्ति पढ़ने वाला सा जोश तो बचा नहीं है कि ये अंधेरे कब तक राह रोक लेंगे, ये अंधेरे कब तक राह रोक लेंगे, सूरज तो उगेगा, और ये बाधाओं के बवंडर भी खुद को आजमा ले, अंधेरा तो छटेगा। तम मानी अंधेरे, अंधेरे का अस्तित्व नहीं रह सकता यहां, दिन तो उगेगा, और ये खुश ना हो कि रात लौट कर आएगी, दीपक तो जलेगा है। तो ऐसे भरोसा रखना। और सच बताएं, ये जो 4 पंक्तियां थी ना जो अभी पढ़ी, इन 4 पंक्तियों के भरोसे हमने पूरा लॉकडाउन काटा है। ये मैंने लॉकडाउन में ही लिखी थी, ठीक है। उस समय बड़ी निराशा का माहौल रहा था ना, तो उस निराशा के माहौल में बड़ा संघर्ष भी था हमारे सामने भी, यहाँ आना, उस चुनौतियों में बच्चों को पढ़ाना, ऑनलाइन पढ़ाना, बड़ी चुनौतियां थी। उस समय ये पंक्तियां ताकत देती रही, साहस देती रही, ठीक है। तो ये बड़ी ऊर्जा देने वाली पंक्तियां हैं। आराम से टेस्ट पेपर दे के आओ, मस्ती में जाओ, रीड तो सरल ही है जी। एक और लो, सुन लो, एक और सुन लो। अरे भाई एक और सुना देते हैं,
कि लोगों के कसे तंजों का रंज न कर, लोगों के कसे तंजों का रंज न कर, सामना करना सीख ले। ये भी आप ही के लिए लिखी है हमने। लोगों के कसे तंजों का रंज न कर, सामना करना सीख ले, और अपनी ओर उछलते पत्थरों को लपक उनसे नींव भरना सीख ले, उनसे नींव भरना सीख ले। स्वधैर्य की ताकत को पहचान, छोड़ चाहे सितारा पाने की, अटल ध्रुव जू धुंधर उर में, ताकत हरि को धरा पे लाने की। वो और लोग होते होंगे जो तारे सितारे देख जिंदगी जिया करते हैं, तू तो ध्रुव की विरासत का धनी है, जो फर्श से उठ अर्श पे चमक जाया करते हैं। उठ जाग जवान कर, पहचान निज के बीज बनकर। और ये बाधाओं से डरना ही नहीं है। अंधेरों से क्या डरता, अंधेरों से, अंधेरों से क्या डरता, तेरे अंतस में प्रदीप्त दिव्य प्रकाश है, और दायरों से निकलकर उन्मुक्त भ्रमण प्रतीक्षा रत अनंत आकाश है। विश्वास कर निज पर, चाहत किस चिंगारी को मत बुझने दे, ये क्षमा रोशन होगी यकीन रख, आंधियों के जखोरों को चलने दे, क्योंकि इन्हीं आफतों के बवंडरों से तो भड़केगी तेरी सुप्त प्रसुप्त मध्यम पड़ती चिंगारी। रे मदहोश जरा होश संभाल, तेरे जोश से नतमस्तक होगी दुनिया सारी। उठ जाग जवान कर, पहचान निज के बीज बनकर देख तो सही। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। ओके, जय हिंद। अरे ये किसी की बुकलेट रह गई भैया, सुनील पटेल